आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा आज का दूसरा अध्याय है अरस्तु। तो अरस्तु अध्याय से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से जो भी अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय है अरस्तु। पहला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के अनुसार दास कौन है? तो अरस्तु के अनुसार दास अपने प्रकृति से एक संपत्ति है और एक संपत्ति के रूप में होने के कारण दास का स्वयं पर अपना कोई अधिकार भी नहीं होता है। यानी अरस्तु दास को क्या मानता है? एक संपत्ति मानता है, और एक संपत्ति के रूप में होने के कारण दास का स्वयं पर अपना कोई अधिकार भी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु द्वारा बताया गया क्रांति के दो सामान्य कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी अरस्तु ने अपने क्रांति के बारे में जो अपना विश्लेषण किया है, उसके अंतर्गत अरस्तु ने क्रांति के दो सामान्य कारण कौन कौन से बताएं। तो दो सामान्य कारण हैं, एक है असमानता और दूसरा है अन्याय। यानी कहने का मतलब है कि राज्य में क्रांति क्यों होती है, तो उसके दो सामान्य कारण होते हैं, एक है असमानता और दूसरी है अन्याय। इन दो कारणों से क्रांति होती है। तीसरा है, अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय क्यों कहा है? अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय क्यों कहा? यानी समुदाय और भी हैं, लेकिन जैसे समाज है, राज्य है, तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय अरस्तु ने क्यों कहा है? तो अरस्तु के अनुसार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः राज्य सभी समुदाय में सर्वोच्च समुदाय। यानी अरस्तु यह कहता है कि राज्य में रह करके ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अतः राज्य सभी समुदायों से सर्वोच्च समुदाय। अगला प्रश्न है, अरस्तु की दासता की अवधारणा क्या है? यानी अरस्तु ने अपने जो दासता संबंधी अवधारणा है उसमें क्या कहा है? तो प्लेटो ने जिस उत्पादक वर्ग को सबसे नीचे रखा, उसे ही अरस्तु ने दास वर्ग कहा है। यानी प्लेटो ने समाज के अंदर का जो विभिन्न वर्गों का निर्धारण किया था, उसमें प्लेटो ने जो उत्पादक वर्ग था उसको सबसे नीचे रखा था, उसी को अरस्तु ने दास वर्ग कहा है। अरस्तु दास को स्वाभाविक वस्तु मानता है। उसका मत था कि संपत्ति व दास प्राकृतिक रूप से गृहस्थी व परिवार के सहायक तत्व है। तो प्लेटो ने जिस उत्पादक वर्ग को सबसे नीचे रखा है, उसे ही अरस्तु ने दास वर्ग कहा है। अरस्तु दास को स्वाभाविक वस्तु मानता है। उसका मत था कि संपत्ति व दास प्राकृतिक रूप से गृहस्थी व परिवार के एक सहायक तत्व है। अरस्तु का मिश्रित संविधान क्या है? अरस्तु का मिश्रित संविधान लोकतंत्र व दैनिक तंत्र का एक ऐसा मेल है। शासन का स्थायित्व और व्यवस्था इन दोनों तत्वों के मेल और मध्यम वर्ग की अधिकाधिक सुदृढ़ स्थिति पर निर्भर करती है। मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाली शासन व्यवस्था को अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र का रूप है। इस तरह अरस्तु मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाले शासन को ही मिश्रित शासन व्यवस्था कहता है। तो अरस्तु का जो मिश्रित संविधान है वो लोकतंत्र और दैनिक तंत्र दोनों का मेल है, और इससे क्या होता है, शासन का स्थायित्व और व्यवस्था इन दोनों तत्वों के मेल, और जो मध्यम वर्ग है समाज का वो जितना अधिक सुदृढ़ होगा, शासन व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। तो मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाले शासन व्यवस्था को अरस्तु ने सबसे अच्छा बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया। और जो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र का रूप है, इस तरह अरस्तु मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाले शासन व्यवस्था को ही मिश्रित शासन व्यवस्था मानता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी? तो अरस्तु ने अपने अध्ययन पद्धति में जिस पद्धति को अपनाया है वो है आगमनात्मक पद्धति। तो विद्यार्थियों, पद्धतियाँ दो होती है, एक आगमनात्मक एक निगमनात्मक। तो अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? यानी पॉलिटिक्स ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो यह अरस्तु ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, अरस्तु के राज्य की दो विशेषताएं बताइए। यानी अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी जो धारणा प्रतिपादित की है उसके अंतर्गत
अरस्तु के राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो दो विशेषताएं हैं, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य का स्वरूप है वो जैविक है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अरस्तु ने दो महत्वपूर्ण योगदान बताइए, यानी अरस्तु के दो महत्वपूर्ण योगदान बताइए। एक तो है वैज्ञानिक पद्धति, यानी अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन किया और उसमें उसने विशेषतः आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति को अपनाया था। और दूसरी बात है, अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया था। तो अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन किया और दूसरी बात, अरस्तु ने कानून को कानून की सर्वोच्चता का उसने प्रतिपादन किया था। ये दो प्रमुख योगदान है अरस्तु के। अगला प्रश्न है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थी, जैसा कि हम जानते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं, उसके प्रमुख क्या कारण हो सकते हैं? तो अरस्तु प्रथम विचारक था जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया। यानी सर्वप्रथम अरस्तु ऐसा विचारक था जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया। और दूसरी बात, अरस्तु ने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का सर्वप्रथम क्रमबद्ध निरूपण किया। यानी राज्य का जो पूर्ण सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से उसका प्रतिपादन अरस्तु ने ही किया था। तो इस कारण से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा शासन में परिवर्तन ही क्या है? क्रांति है। यानी संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन या शासन में परिवर्तन ही अरस्तु के अनुसार क्रांति है। राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप है वो अरस्तु ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु के बहुसंख्यक वर्ग के शासन के दो रूप बताइए। तो अरस्तु ने संख्या के आधार पर शासन वर्ग का प्रतिपादन किया था। तो अरस्तु के जो बहुसंख्यक वर्ग है उसमें शासन के दो रूप कौन से हैं? तो उसमें है बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र और उस दूसरा है भीड़ तंत्र। ये मतलब दो जो रूप बताए हैं अरस्तु ने, यह बहुसंख्यक वर्ग के आधार पर बताए हैं। अरस्तु की नागरिकता के दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। अरस्तु की नागरिकता के प्रमुख दो तत्व कौन से हैं? तो संपत्ति और सद्गुण, ये नागरिकता के प्रमुख दो तत्व हैं। अरस्तु ने विशेष न्याय के कौन से दो भेद बताए? अरस्तु ने विशेष न्याय के दो भेद कौन कौन से बताए हैं? तो दो भेद हैं अरस्तु के ने विशेष न्याय के दो भेद बताए हैं, वो है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तु ने विशेष न्याय के दो भेद बताए हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार दासता के दो प्रकार कौन कौन से हैं? अरस्तु के अनुसार दासता के दो प्रकार हैं, एक है प्राकृतिक दासता और दूसरी है कानूनी दासता। अरस्तु की दृष्टि से किस प्रकार का व्यक्ति दास माना जाएगा? यानी अरस्तु की नज़र में कौन है दास? तो अरस्तु की नज़र में जो विवेकहीन व्यक्ति है, यानी जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति होता है विवेकहीन व्यक्ति। तो विवेकहीन व्यक्ति है वो अरस्तु की नज़र में दास माना जाएगा। अरस्तु के अनुसार संपत्ति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार संपत्ति क्या है? पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का जो संग्रह है वो अरस्तु के अनुसार संपत्ति है। तो अरस्तु संपत्ति किसको मानता है? पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए जो आवश्यक जड़ वस्तु है का जो संग्रह है उसको अरस्तु वो संपत्ति मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो प्रकार बताइए। अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं? तो वो है, एक तो है व्यक्तिगत संपत्ति, यानी जो व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति होती है और व्यक्ति खुद उसको काम में ले सकता है, वो व्यक्तिगत संपत्ति। और दूसरी है सामूहिक संपत्ति। ये दो संपत्तियों के प्रकार बताए हैं अरस्तु ने, एक है व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरी है सामूहिक संपत्ति। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कोई तीन विशेष कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी अरस्तु ने क्रांति के तीन विशेष कारण कौन कौन से बताए? तो पहली तो बात है शासकों की धृष्टता या लाभ की लालसा, यानी जब शासक वर्ग लाभ की लालसा करता है और वो जनहित को भूल जाता है, पहली बात। दूसरी बात है सम्मान की लालसा, कि उसका अधिक से अधिक सम्मान हो, वो लालसा शासक में उत्पन्न हो जाना, और किसी प्रकार की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने की इच्छा। ये तीन विशेष कारणों से राज्य में क्रांति होती है, क्योंकि ऐसा होने के कारण शासक है वो अपने जो पथ भ्रष्ट है उसको भूल जाता है।
तो शासकों की धृष्टता या लाभ की लालसा, सम्मान की लालसा और किसी प्रकार की उत्कृष्टता, इन 3 कारणों से क्रांति होती है। अरस्तु की शिक्षा के गणित 2 सिद्धांतों का अरस्तु की शिक्षा के गणित 2 उद्देश्यों को लिखिए। यानी अरस्तु ने अपने जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिए हैं उसके अंतर्गत अरस्तु के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो एक तो है, अरस्तु ने यह माना है कि शिक्षा के द्वारा मानव का नैतिक विकास संभव है। यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य का नैतिक विकास संभव है। और दूसरा है, मानव का जो बौद्धिक विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो ये 2 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं अरस्तु ने, मानव का नैतिक विकास और दूसरा मानव का बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, अरस्तु और प्लेटो के विचारों में प्रमुख समानता क्या है? तो विद्यार्थियों, अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, तो इन दो जो विचार हैं, इन दोनों विचारों में, दोनों विचारकों के जो विचार हैं उनमें प्रमुख समानता क्या है? हमें दोनों विचारकों के विचारों में क्या समानता देखने को मिलती है? तो बात यह है कि दोनों ही विचारकों का मत है कि राज्य नेतृत्व की कला इसी बात में निहित है कि श्रेष्ठ साधनों के द्वारा श्रेष्ठ साध्यों को प्राप्त किया जाए। यानी अरस्तु और प्लेटो दोनों यह कहते हैं कि अच्छे साधनों के द्वारा अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, यही राज्य के नेतृत्व की एक अच्छी से अच्छी कला हो सकती है। तो ये था आज का हमारा अध्याय 2 अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।